हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है, लेकिन बहुत से मैसेज आ रहे थे कि सर भारत के संविधान के बारे में, भारत की विदेश नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ, नेहरू जी के योगदान के बारे में एक बार बता दीजिए, एक वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो उसी के लिए है। आपके भारत के संविधान में देखोगे तो आप पूरा सिलेबस देखेगा, उसमें आपके 70 में से आपके जो जीके का पेपर होता है, 70 में से यानी कि 10 क्वेश्चन तो राजस्थान करंट अफेयर के, 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान के, बचे 70 क्वेश्चन। 70 में से आपके भारत के संविधान के 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 से 7 क्वेश्चन राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी संविधान से पूछे जाते हैं। दोनों की मिलाकर आपके 20 से 22 क्वेश्चन आपके संविधान से ही पूछे जाते हैं। तो ये आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन दिलाने वाला है। पहले आपको अध्ययन करने से पहले आपको कुछ समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि भारत के संविधान में कुल मिलाकर 6 टॉपिक है, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, प्रधानमंत्री कार्यालय, या फिर आपके संविधान की जो मूल विशेषता है, संविधान का निर्माण। इसी तरह से आपके 6 टॉपिक में से आपके 2 टॉपिक तो भारतीय विदेश नीति और नेहरू का योगदान है, और एक टॉपिक आपके भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो नवीन प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में है। यानी कि 6 में से आपके 2 टॉपिक ये है। यानी कि इनमें से अगर आप देखोगे तो 15 में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके इन दोनों टॉपिक से पूछे जाएंगे और इनको बताने की कोशिश करूंगा, और 3 से 4 क्वेश्चन आपकी गलत होने की संभावना पूरी रहती है। अगर आप देखोगे पूर्व वर्षों में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, उसी आधार पर आपको बताऊंगा। मैंने जो 500, क्योंकि मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा सकता, ये पूरी की पूरी मैंने आपको 500 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो जोड़ती है। आप उसको 1 घंटे के अंदर भी पढ़ सकते हो। अधिकतम 3 घंटे में आप 2 बार भी रिविजन कर सकते हो, कितनी बार भी रिविजन कर सकते हो। आपकी अंतिम तैयारी के लिए ही बनाई हो आपकी, ताकि आप उसको आराम से पढ़ सको। किस यूएन महासचिव को नोबेल पुरस्कार मिला? पहला क्वेश्चन पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से भारत का कार्यकाल कितने वर्ष रहा? सितंबर 2018 तक ये पूछा गया था। इसी तरह कौन सा कथन सही नहीं है गुटनिरपेक्षता पर? इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता कब दी, और शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए, और नेहरू का कथन आया था, परिभाषा आई थी, और ग्रीन पीस संगठन की स्थापना कब हुई? सबके आंसर दिए हुए हैं। कोफी अन्नान, आपके संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जितने भी आपके महासचिव, उनका नाम ध्यान रखना है, कौन से महासचिव कब रहा, उनकी क्या विशेषताएं हैं। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र परिषद में अस्थायी रूप से भारत का कार्यकाल कितना रहा? उस समय तक 14 वर्ष रहा। अभी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य के रूप में है। इसी तरह कौन सा कथन सही नहीं है गुटनिरपेक्षता पर? इंदिरा सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र की कब मान्यता दी? 6 दिसंबर 1971 को। इसी तरह शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 1972 में। किस किस के मध्य हुए? भारत और पाकिस्तान के मध्य। नेहरू का कथन ग्रीन पीस संगठन की स्थापना कब हुई? 1971 में। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, और इन्हीं पर आधारित पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा आपको भारत की पूरी विदेश नीति, और यहां से आपकी क्वेश्चन बैठना चाहिए 100%। समझिए, अब आराम से समझिए आप। अगर 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत में सर्वप्रथम पहला एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम एशियाई सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया, यानी कि 1947 में। इस सम्मेलन के बाद में भारत आजाद हुआ तो भारत पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बहुत ही मुद्दा गर्म था, यानी कि दोनों में अत्याचार किए जा रहे थे। तो उस समय 1950 में नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। दोनों के बीच में नेहरू लियाकत समझौता हुआ 1950 में। इस समझौते में कहा गया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा दोनों देशों के द्वारा की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। इसी तरह उसके बाद में 1954 की बात आती है। 1954 में ये सब भारत की विदेश नीति है और नेहरू से संबंधित भी है, इसको ध्यान से समझना। 1954 में इसका आपको तारीख ध्यान रखना है, 29 अप्रैल 1954 में, यानी कि पंचशील समझौता है। यानी कि पंचशील समझौता कब हुआ, इसको आपको अच्छे से याद करना है। पंचशील समझौता 19 अप्रैल 1959 को 54 को हुआ। किस किस के बीच हुआ, अब आपको इसमें ध्यान देना है। आप बोलते हैं चाचा नेहरू, नाम कहते हैं ना कि नेहरू जी का नाम क्या है? चाचा, यानी कि इनके जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन चाचा नेहरू, यानी कि चाचा नेहरू से च से बन रहा है चाओ इन लाई, और च से बन रहा है चीन, यानी कि च से चाओ इन लाई, और नेहरू से नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि चाओ इन लाई जो चीन के उस समय प्रधानमंत्री थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। तो आपको ध्यान रखना है कि किन किन के बीच हुआ, चाओ इन लाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय अगर आपसे पूछे कि उस समय भारत की यात्रा किसने की थी, क्वेश्चन पूछा गया था, तो चाओ इन लाई ने भारत की उस समय यात्रा की थी। इसके बाद में 1955 में बांडुंग में इंडोनेशिया में एक सम्मेलन हुआ एशियाई देशों का, जिसमें लगभग 29 देशों ने भाग लिया। उस समय साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद बहुत ज्यादा था। उस समय अधिकांश देश स्वतंत्र हो रहे थे, तो उस समय साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद पर बहुत
प्रहार किया गया, उस पर लिया गया। और उस समय शीत युद्ध भी चल रहा था अमेरिका का, सोवियत संघ का। तो शीत युद्ध में अनेक गठबंधन बन रहे थे, जैसे नाटो है या सीटो है या सिंटो है, इस तरह के गठबंधन बन रहे थे। तो उनसे अलग एक विचार दिया गया गुटनिरपेक्षता का। इस सम्मेलन में, बांडुंग सम्मेलन में इंडोनेशिया में हुआ था, तो इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता का विचार दिया गया। उसके बाद में 1961 में इस गुटनिरपेक्षता के विचार को मूर्त रूप देने के लिए गुटनिरपेक्षता का स्थापना की गई। गुटनिरपेक्षता का एक संगठन बनाया गया 1961 में। और इस जो बनाया गया इसका सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया। बेलग्रेड में आयोजित किया गया। और यूगोस्लाविया के उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे मार्शल टिटो, यानी कि यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे वो मार्शल टिटो थे। तो इस कारण गुटनिरपेक्षता के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो भी कौन थे? मार्शल टिटो ही थे। यानी कि वहाँ जिस देश में होता है ये सम्मेलन गुटनिरपेक्षता का, वहाँ का ही उसका अध्यक्ष बनता है, इसका ये प्रावधान है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह उस समय जब गुटनिरपेक्षता का जब जन्म हुआ तो आप यहाँ पर कथन पूछा गया था कि कौन सा कथन गुटनिरपेक्षता के बारे में सही नहीं, एक ही छपे थे पूरे के पूरे वो के वे। तो मैंने इस तरह से एक एक क्वेश्चन के बारे में हाथ से आपके 500% की पीडीएफ है जो ऐप में हमारे, उसमें मैंने पूरा लिखा है हाथ से, हस्तलिखित रूप से पूरा एक एक चीज को, उसके आसपास के क्वेश्चनों को पूरा लिखा है। आप चाहो तो उसको 1 घंटे में भी आराम से पढ़ सकते हो, या अधिकतम 3 घंटे में, यानी कि आप अंतिम दिन में भी, एक दिन में भी आपको 5 से 6 दिन में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप देखोगे उस पर हमारे ऐप पर 5 स्टार रैंकिंग दी हुई है। मैंने कोशिश की है कि आपको एकदम मेरी तरफ से पूरा बेस्ट दूं, आपको जो जितना हो सके उतना दूं, तो मैंने देने की आपकी पूरी वहां पर कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो हमें जरूर बताइए, हम उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, आपकी वो पीडीएफ, आपकी जो परीक्षा होगी रिट परीक्षा, वहां तक हमने उसकी वैलिडिटी दे दी है, ताकि आपकी वो पीडीएफ वहां तक भी काम आए, ताकि आपके, यानी कि आपके उस पीडीएफ से बहुत अच्छा काम हो। आप तैयारी करो या नहीं करो तो आप दूसरे को दे सकते हो, दूसरे से लॉगिन करा सकते हो, दूसरी भाई को लॉगिन करा सकते हो। हमने ये सुविधा आपको दी है ताकि आपका अधिक से अधिक फायदा हो। इसी बात में गुटनिरपेक्षता का जन्म हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद नासिर और मार्शल टिटो गुटनिरपेक्षता से संबंधित थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के प्रधानमंत्री थे, नासिर मिस्र के थे, और मार्शल टिटो आपके वहां की यूगोस्लाविया के थे। इसमें उस समय जब जन्म हुआ तो 25 देश थे, वर्तमान में इसमें 120 देश है। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि भारत में एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत में गुटनिरपेक्षता का प्रथम जो सम्मेलन है कब आयोजित हुआ था? तो 1983 में भारत में गुटनिरपेक्षता का जो आयोजन हुआ था, और उसकी अध्यक्षता श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में गुटनिरपेक्षता 2.0 की स्थापना की गई 2012 में। क्यों की गई? यानी कि एक गुटनिरपेक्षता 2.0 क्या है? ये एक नया दस्तावेज है। आपको पता है गुटनिरपेक्षता की जो आवश्यकता पड़ी थी वो अमेरिका और सोवियत संघ के उस समय गुटों के कारण हुई थी, लेकिन सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अब गुटनिरपेक्षता का कोई महत्व नहीं रह गया। इस कारण गुटनिरपेक्षता 2.0 एक जारी किया गया 2012 में नया दस्तावेज। तो इस दस्तावेज में ये कहा गया कि अब गुटनिरपेक्षता का एक अलग सिद्धांत पर अपनाया जाएगा, क्योंकि बहुत सी बार गुटनिरपेक्षता पर सवाल उठाए जाते हैं। इसके बाद में आप देखोगे गुजराल सिद्धांत। अब गुजराल सिद्धांत किसने दिया है तो सबको पता है, इंद्र कुमार गुजराल। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है, जब गुजराल सिद्धांत दिया 1996 में, तो उसमें जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? एच.डी. देवेगौड़ा। यानी कि आपको आसपास के पूरे क्वेश्चन मैंने दिए हैं वहां पर, ये पूरे के पूरे मैंने सेट कर दिए, और जितने पूर्व वर्षों के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनको दे दिए। यानी कि आपका बिल्कुल समय वहां पर नहीं लगेगा, केवल आपको रिविजन करना है, उनको देखना है। लगभग 60 पेज आगे पीछे देखोगे तो लगभग 120 से 130 पेज वहां पर है, और आपको आराम से वहां पर अध्ययन कर सकते हो। इस तरह से गुटनिरपेक्षता 2.0 2012 में नया दस्तावेज जारी किया गया। गुजराल सिद्धांत 1996 में दिया गया। उसमें जो प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवेगौड़ा थे, लेकिन यानी कि उस समय जो विदेश मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल थे। आपको पता होगा ये बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे, लेकिन उस समय जब गुजराल सिद्धांत लागू हुआ था 1996 में, तब उस समय इंद्र कुमार गुजराल क्या थे? विदेश मंत्री थे, न कि प्रधानमंत्री। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? एच.डी. देवेगौड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कुछ नीतियां, भारत की विदेश नीतियां, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे लुक ईस्ट नीति 1991 में जारी की गई नरसिम्हा राव सरकार के समय। उस समय मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे, तो उस समय ये लुक ईस्ट देखो, यानी कि पूर्व की ओर देखो। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जब आई तो उन्होंने कहा कि आप पूर्व की ओर ही मत देखो, पूर्व की ओर काम भी करो। यानी देखने से काम नहीं चलेगा, आपको काम भी करना होगा। तो इसके लिए मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति जारी की, और साथ में ही उन्होंने एक नीति और जारी की कि पहले पड़ोस की नीति। यानी कि 2 नीतियां आपको ध्यान रखनी है। किस प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट की नीति जारी की और पहले पड़ोस की नीति जारी की, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह
आपको पूछा जाता है आसियान। आसियान में आप देखोगे आगे अ है, 8 में भी अ है, अगस्त में भी अ है, तीनों में अ है। तो यानी कि आसियान का जो स्थापना हुई थी वो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसमें आपको पूछा गया था कि दक्षिणी जो पूर्वी एशिया है वो देशों का संगठन है, वर्तमान में इसमें 10 सदस्य है। इसमें आप देख सकते हो सार्क, सार्क में उस समय स है, तो उस समय जब सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी तो उस समय इसमें 7 सदस्य थे स, और 8वां सदस्य अफगानिस्तान बना। बाकी इनके पूछने की कहीं संभावना रहती है विदेश नीति में, क्योंकि पड़ोसी देशों में, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। इसी तरह आपके यूनो में, अब यूनो में आपको मत पढ़ना कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ कब बना, वो बिल्कुल आपको पूछने वाले नहीं है। अभी आपको दिया हुआ है चर्चित मुद्दे, यानी कि वर्तमान में यूनो और भारत की जो वर्तमान में जो चर्चित मुद्दे हैं, यानी कि जैसे आप देखोगे वर्तमान में भारत की क्या भूमिका है, अभी यूक्रेन या रूस संकट चल रहा है तो उसमें क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, यूनो के समय भारत ने किस तरह से वीटो का उपयोग किया। तो वर्तमान में जो यूनो और भारत के बीच में जो चर्चित मुद्दे हैं उनको आपको ध्यान रखना है, और वहां से आपके क्वेश्चन बनने की यहाँ की संभावना है। तो इसमें आप यूनो में आप एक चीज ध्यान रखना कि इसका प्रथम जो चार्टर है वो अटलांटिक सम्मेलन में शामिल किया गया, जब रूजवेल्ट और चर्चिल एक जहां से मिले थे। तो उसमें 8 सिद्धांत दिए गए, 8 से 8। तो उस समय केवल आप यूनो के समय आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जब यूनो की स्थापना हुई तो उस समय कौन कौन थे। जैसे ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था चर्चिल ने तो कहा था ना गांधी जी को कि अर्धनग्न फकीर, यानी कि अर्धनग्न फकीर किसको कहा था, गांधी जी को चर्चिल ने कहा था। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रूजवेल्ट जो वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और स्टालिन उस समय रूस के राष्ट्रपति थे जीते उस समय। आप अभी देखेंगे तो अभी कुल लगभग 193 देश है, और 193 देश कौन से, दक्षिण सूडान है, और 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई, तो इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये कुछ आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। अब भी अगर आपको लगता है कि हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो मैं अभी 1-2 दिन में उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको उसमें जो क्वेश्चनों में अगर आपको बिल्कुल सटीक सब कुछ मिल जाएगा, मैंने कोशिश की है वो क्वेश्चनों के और समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए, बस मेरी तो यही उम्मीद है कि जो मेरी मेहनत है या फिर जो मैं कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से काम आए, और आपको बार बार आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि आपको एक एग्जाम में लगभग 2 से 3 वर्ष लग जाते हैं, और एक एग्जाम में फेल होने का मतलब है कि 5 साल और आपको इंतजार करना, मानसिक आर्थिक सब तरह से आपकी पीड़ा होती है। इसको मैं भी समझ सकता हूं, और आप तो इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो इस बार अच्छे से देना है, आपको आगे वाले को नहीं बैठना। अगर आप देखोगे डेट में भी अगर वर्गीकरण देखोगे पद कम है, और इसमें देखोगे तो इसके मुकाबले अच्छा आपको चांस है। तो आपको बिल्कुल प्लानिंग से ठंडे दिमाग से अच्छे से एग्जाम देना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।